नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयसवाल कोचिंग सेंटर पे। आज हम सब एमपी टेट वर्ग 3 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 11 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। इन पे हम एमसीक्यूज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पृथ्वी सतह के सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सी है। आप सबको पता है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर कई सारी वायुमंडलीय परतें होती हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते ही आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं क्षोभ मंडल, दूसरा है मोमंडल, तीसरा समताप मंडल और ये है लिटोस्फेयर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका है क्षोभ मंडल। पृथ्वी सबके सबसे निकटतम जो वायुमंडल परत है उसे हम क्षोभ मंडल के रूप में जानते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो वायुयान है वो कौन सी परत में उड़ते हैं और उन्हें कौन सी जो हमारे वायुयान के जो चालक होते हैं उसे कौन सी परत में उड़ाते हैं। तो उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी जाति की जनसंख्या को पर्यावरण द्वारा नियंत्रण करने की क्रियाविधि को क्या बोलते हैं। किसी जाति दूसरा क्वेश्चन है कि किसी जाति की जनसंख्या को पर्यावरण द्वारा नियंत्रण करने की आलोचनात्मक क्रियाविधि कौन सी है। आप सबके सामने ऑप्शंस है अतिरिक्त को हटाना, दूसरा ऑप्शन है बीमारी फैलाना, तीसरा है मृत्यु दर को जांचना, चौथा है भोजन की आपूर्ति। अब आप मुझे बताइए कि किसी जाति की जनसंख्या को पर्यावरण द्वारा अगर नियंत्रण करना है तो उसकी आलोचनात्मक क्रियाविधि क्या होनी चाहिए। किसी भी जाति, कोई भी, आप सबको पता है, कोई भी जाति हो, मनुष्य जाति हो, पशु हो, कोई भी हो, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती ही होती है। तो अगर हमें उन्हें नेगेटिवली प्रभावित करना है किसी भी रूप में तो हम उन्हें फूड सप्लाई रोक सकते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा कि भोजन की आपूर्ति यहाँ रोक देने से उनकी आलोचनात्मक क्रियाविधि का अध्ययन हम सब कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू इसलिए सॉल्व करवाए जाते हैं क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो अधिकतर आपके सामने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। और ये क्वेश्चंस बार बार आपसे सिली मिस्टेक्स ना हो इस वजह से यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाढ़ सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है नर्मदा, सोन, केन, बेतवा। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बाढ़ सागर परियोजना क्या नर्मदा नदी से है? नहीं। क्या केन नदी पे है? बिल्कुल नहीं। बेतवा पे हो ही नहीं सकती है क्योंकि बाढ़ सागर जो परियोजना है वो सोन नदी पर है। तो आप सब सपोज तो यहाँ पे आपने जाना कि बाण सागर जो परियोजना है वो किस नदी से संबंधित है? सोन नदी से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसने कहा था कि कार्य विधि शिक्षण और अधिगम की क्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आप मुझे आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। ये स्टेटमेंट कि कार्य विधि शिक्षण और अधिगम क्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये किसका स्टेटमेंट है? अधिकतर ये क्वेश्चन आते हैं जो स्टेटमेंट्स किसी महापुरुषों द्वारा या किसी साइंटिस्ट द्वारा कहे गए होते हैं वो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप ये बताइए कि ये डायलॉग किसका है या ये कथन किसका है। द कार्य विधि शिक्षण और अधिगम की क्रिया विधि एक महत्वपूर्ण कदम है, इसे डगलस ने बोला था। किसने बोला था? डगलस एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ये कहा था कि द कार्य विधि शिक्षण और अधिगम की क्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन आपका है, तंबू मोटे कपड़ों से बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है। अब आप सब ने तंबू देखे हैं, आप सब ने कभी ना कभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन में है कैनवास, सूती कपड़ा, प्लास्टिक का पन्ना, रेशमी कपड़ा। अब आप बताइए कि क्या सही आंसर होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में है कि तंबू मोटे कपड़े के बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अब आप सब मुझे ये बताइए। इन्हें कहा जाता है कैनवास के कपड़े। तंबू जो मोटे कपड़ों से बने होते हैं वो अधिकतर कैनवास के कपड़ों पे ही बनाए जाते हैं। और आप जो अपने गांव से जो आप सब जुड़े हुए होंगे उन्होंने कभी ना कभी लाइफ में तंबू का एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा, तो आप सब जानते हैं कि वो कैनवास के कपड़ों के ही बने होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण
कार्यक्रम कब शुरू किया था? तो अब आप इसका आंसर मुझे अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगी। पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीणता कार्यक्रम कब शुरू किया? इसका सही आंसर है 1986। 1986 में सरकार ने CRSP के तहत छठा क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार ने केंद्रीय स्वच्छता कार्यक्रम, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है, कब शुरू किया था? क्या आपको पता है कि स्वच्छता कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है 1986। 1986 में ही ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार ने केंद्रीय स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से अतिसार रोग होता है? अतिसार डिहाइड्रेशन को भी बोलते हैं, जब हैजा का फॉर्म भी होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि किस कारण से अतिसार रोग होता है? अतिसार रोग मोस्टली दूषित जल के कारण होता है। जब भी हम कुछ ऐसा दूषित या फंगस खाना खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं तो अधिकतर उन कारणों से हमें अतिसार रोग होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अनुपचारित घरेलू जल जो शौचालय के कचरे के संपर्क में नहीं आता है, वो विभिन्न योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो पानी जो हमारे शौचालय से निकलता है या जो हम घर पे यूज करते हैं, हमारा यूज्ड वाटर होता है, वो किन योजनाओं में काम आता है या किन चीजों में हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि उन्हें किन चीजों में यूज किया जा सकता है और उसे कौन सा पानी बोलते हैं? तो उसे हम सब ग्रे पानी के रूप में जानते हैं। ये आप सब नोट कर लीजिएगा कि जो हमारे घर से वेस्ट वाटर निकलता है जिसे हम यूज करते हैं उसे हम सब ग्रे वाटर के रूप में जानते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर एग्जाम्स में भी आया है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है? ये थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये जानना चाहिए। क्वेश्चन है कि एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है? आपने अधिकतर सुना है कि एक पति के दो पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं कि जब एक पत्नी के दो पति होते हैं तो उन्हें वो परिवार क्या कहलाता है? तो ऐसे परिवार को हम सब बहुपति परिवार कहते हैं, जो ऑप्शन 1 है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा ये जल्दी लोगों के कांटेक्ट में भी नहीं आता है, लेकिन ये फैमिली वाले चैप्टर से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको एक बार देखने की जरूरत बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें आयरन या लौह तत्व पाया जाता है? अब आप मुझे बताइए कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, केला, हस, साधारण नमक, अंगूर, इनमें से किस चीज में सबसे ज्यादा आयरन होता है? इसका आंसर तो आप सबको आना चाहिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप सबको मैं बता दूं, केला, इसमें सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, जो इंडिया में इजीली अवेलेबल भी होता है और डॉक्टर भी इसे रिकमेंड करते हैं कि आपको केला जरूर से जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये आयरन से भरपूर होता है। ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें पूछा है कि इसमें से आयरन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन है केला, हस, साधारण नमक और अंगूर। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तो केले में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आयरन की मात्रा पालक, इन सारी सब्जियों में सबसे ज्यादा होती है और केले में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और यहाँ पे आपको घुमाने के लिए ऐसा ESB ने क्वेश्चन बनाया है कि आप इसे सॉल्व ना कर पाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो ऑप्शंस हमारे सामने रखे गए हैं उसके अनुसार सबसे ज्यादा जो आयरन है वो केले में ही पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तलछट और झरझरा स्थान है जो एक धारा के नीचे और साथ में होता है, जहां उथले भूजल और सतही जल का मिश्रण होता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसे कहते हैं हाइपोरेइक क्षेत्र। कौन सा, इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र है जो तलछट और झरझरा स्थान का क्षेत्र है, जो भूजल और सतही जल का मिश्रण होता है? तो ऐसे स्थान को कहते हैं हाइपोरेइक क्षेत्र। इसे आपको जानने की जरूरत है कि हाइपोरेइक क्षेत्र वो होता है जहां तलछट और झरझरा स्थान दोनों एक साथ पाए जाते हैं और उसे इसका मिश्रण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इसने फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में पूछा है, सबसे ज्यादा आम विलवणी क्रियाएं कौन सी है? इसका जो आंसर है इसका जो आंसर होगा वो है डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। ये सबसे ज्यादा
इसमें पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक सबसे इसमें दो आपको सामने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और पूछा गया है ये कौन सी क्रियाएं हैं जो विलवणी क्रियाएं हैं। विलवणी क्रियाएं मतलब जो आपका पानी है उससे हम कुछ तत्वों को अलग करना ही विलवणीकरण कहलाता है। इसका सही आंसर होगा डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को ही हम लोग आरओ के नाम से जानते हैं। आरओ में क्या किया जाता है कि पानी में जो भी दूषित तत्व होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है, उसके बाद जो हम प्योर वाटर है वो हम पीते हैं। तो उसी क्रिया को पूछा गया है कि सबसे ज्यादा आम विलवणी क्रियाएं कौन है। अब आप मुझे बताइए हर घर में आम रूप से क्या पाया जाता है। आरओ। आरओ आप मोस्टली घरों में आजकल होता है क्योंकि पानी बहुत दूषित हो चुका है, भूजल का स्तर भी गिर रहा है, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हैं पर्यावरणीय जिनके कारण ये प्रक्रिया होती है। इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रहों और उसके चंद्रमाओं की संख्या की गलत जोड़ी का पहचान करें। अब आप मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा गलत जोड़ी पे है। ग्रहों और उसके चंद्रमाओं की संख्या की गलत जोड़ी की पहचान करें। अब जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप सबको पता है कि बुध और शुक्र का तो होता ही नहीं है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। यूरेनस का ज्यादा नहीं होते लेकिन मंगल के दो होते हैं, होमोस और डोमोस, ये दो होते हैं मंगल के। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि बुध और शुक्र के तो नहीं होते हैं, यूरेनस के होते हैं और मंगल के होते हैं। इस अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्रहों और उसके चंद्रमाओं की संख्या की गलत जोड़ी की पहचान करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा तो ये देखना है कि गलत जोड़ी पूछा गया है। अब आप सबको पता है कि बुध में तो होते हैं चंद्रमा, बिल्कुल, शुक्र में भी होते हैं और यूरेनस के 27 उसने खुद दिया हुआ है, ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि गलत जोड़ी की पहचान करना है। क्वेश्चन को घुमाया गया है, आपके सामने 3 सही ऑप्शन देके आपको एक गलत आंसर चूज करना है। तो जो इसमें से राइट आंसर है, राइट आंसर इन द सेंस कि जिसके चंद्रमा नहीं होते हैं वो मंगल ग्रह है। तो यहाँ yes. और चूंकि इसमें मंगल में इसने दे रखे हैं कि इसमें 10 होते हैं, जो कि गलत है। मंगल के 2 ही ग्रह होते हैं, होमोस और डेमोस। तो इस वजह से अगर गलत जोड़ी की पहचान की जाए तो जो आपका सही आंसर होगा वो मंगल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। थोड़ा यहाँ में स्प्रिंट है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो चलिए बताइए आप मुझे कि क्या। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। अब आप मुझे बताइए कि किस ग्रह में आप सबको पता है कि लाल मिट्टी पाई जाती है, और वहां चूंकि लाल मिट्टी पाई जाती है इस वजह से उस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं इसे लाल ग्रह, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब यहाँ से साइंटिस्ट मंगल ग्रह पे गए या वहां पे खोजें की गई तो वहां की मिट्टी को लाल पाया गया, इस वजह से मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस इसरो द्वारा विकसित स्क्रैमजेट इंजन द्वारा ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। मतलब ऐसी कौन सी गैस है जिसे इसरो अपने इंजन में उपयोग करता है, बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जिसे इसरो अपने फ्यूल में यूज करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि हाइड्रोजन ही क्यों। हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसेस हैं जिनका उपयोग करके जिनमें बहुत हाई डेंसिटी की चीजें होती हैं, इस वजह से हाइड्रोजन गैस का उपयोग अधिकतर इसरो द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाभा परमाणु अनुसंधान के वर्तमान निदेशक हैं। देखिए इसरो है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ये सब हमारी स्पेस एजेंसी के बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। इनके जो चेयरपर्सन है वो समय समय पर चेंज होते रहते हैं। इसरो के भी चेंज हुए हैं, अभी भाभा परमाणु अनुसंधान के भी चेंज हुए हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब भी किसी संस्थान के हेड या चेयरपर्सन चेंज होते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आप मुझे ये बताइए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो हेड हैं वो कौन वर्तमान में। ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, डॉक्टर रामशेखर लोहिया, डॉक्टर सुजीत महापा और डॉक्टर अभिजीत जान। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपका सही आंसर होगा। डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती
इन्हें ही अभी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, इन्हें ही भाभा परमाणु अनुसंधान यानी कि बार के वर्तमान हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है। अब आप मुझे बताइए कि कृष्णराज सागर बांध कहाँ पे। कृष्णराज सागर बांध अभी चर्चा में भी हाल ही में रहा है, क्योंकि ये दो स्टेट के बीच सबसे ज्यादा डिस्प्यूट का मुद्दा भी रहा है। इस वजह से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कृष्णराज सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। अब आप अगर क्वेश्चन को इस हिसाब से देखेंगे कि अधिकतर आप देखिएगा जो भी कृष्ण नाम से चीज होंगी, कृष्णा नदी, कृष्णराज सागर। अब आप बताइए कृष्णा नदी कहाँ है? साउथ में। और साउथ में जो स्टेट है वो कृष्णा, साउथ में जितने भी स्टेट है वहां कौन सी नदी बहती है? या तो कृष्णा बह रही है या कावेरी बह रही है। गोदावरी फिर भी ऊपर की नदी है और महानदी उड़ीसा में बहती है। तो ऑप्शन हम क्वेश्चन से भी पहचान सकते हैं। और अगर आपको नहीं वो है तो आप कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है, तो वो कृष्णा नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? 2021 का थीम था योगा फॉर वेलनेस। अधिकतर हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही स्टार्ट किया गया था। तो 2021 का तो थीम हमने पढ़ लिया कि योग फॉर वेलनेस है, लेकिन 2024 जो अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ है, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि उसका थीम क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उगादी किस राज्य में नए साल का त्योहार है? उगादी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए। उगादी उत्सव मैं आपको बता दूं कि उगादी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। ये साउथ का है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कई सारे उत्सव है, जैसे बुलू असम में मनाया जाता है, और भी कई सारे उत्सव हैं जो अलग अलग स्टेट में बहुत फेमस है। इसी तरह उगादी उत्सव है जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अब आप बताइए कि 21 सितंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। ये बहुत फेमस है, अधिकतर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा चुके हैं कि 21 सितंबर को हम सब कौन सा दिवस मनाते हैं। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जैसे इस समय की परिस्थितियां चल रही हैं, एक दूसरे इजराइल हमास वॉर, अफगानिस्तान की और यूएसए ईरान वॉर, अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हाल ही में हुई, इसलिए इसकी रेलिवेंसी और बढ़ जाती है। तो 21 सितंबर को हम सब इंटरनेशनल पीस डे के रूप में मनाते हैं, ताकि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सारे विश्व एक साथ आके कुछ अपनी नए थीम के साथ या कुछ एकजुट होकर सोच सकें इस बारे में कि कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए प्रयास कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे 2022 T20 विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? जिन्हें भी क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा उन्हें ये इसका आंसर पता होगा कि किसे 2022 में T20 विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। बताइए क्या है राइट आंसर? सैम क्यूरन एक ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्हें 2022 में T20 विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। चूंकि ये 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन मैन ऑफ द मैच रहा, कौन मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने महत्वपूर्ण है, वो एग्जाम्स और एग्जामिनर दोनों की पसंद है। तो वो 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसे तो आना बिल्कुल बनता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1948 में तत्कालीन भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि इंडोल द्वारा भारत की पहली एल्यूमिनियम रिफाइनरी कहाँ शुरू की गई? आप मुझे बताइए कहाँ पहली एल्यूमिनियम रिफाइनरी शुरू की गई थी 1948 में? कौन सा ऐसा स्टेट था जहां एल्यूमिनियम रिफाइनरी शुरू की गई थी? उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहां 1948 में पहली बार एल्यूमिनियम रिफाइनरी शुरू की गई थी। और ये आपको बात जानना बहुत जरूरी है। झारखंड बहुत प्रसिद्ध है अपने कोयला उत्पादन के लिए, तो ऑयल यहाँ पे तो होने से रहा। मध्य प्रदेश है बाघ स्टेट, मध्य प्रदेश में सोयाबीन है, मध्य प्रदेश में फसलों के लिए फेमस है। तो उड़ीसा एक ऐसा स्टेट रहा है जहाँ एल्यूमिनियम ने अपनी पहली रिफाइनरी शुरू की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक दौरे की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उन छात्रों के लिए फायदेमंद है जो कम भाग्यशाली हैं, उन्हें यात्रा करने का अवसर नहीं मिलता है? बताइए, यात्रा के शौकीन तो आप सभी होंगे, तो कौन सी ऐसी विशेषता या छात्रों के लिए फायदेमंद है
जो कम भाग्यशाली है उन्हें यात्रा करने का अवसर नहीं मिलता है? चलिए बताइए। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में है ये जिज्ञासा, एक्सपोजर, सामाजिकरण और सुदृढ़ीकरण। अब आप मुझे बताइए कि वो तो जो क्वेश्चंस है वो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा एक नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा है कि जो छात्र कम भाग्यशाली हैं उन्हें घूमने का अवसर कम मिलता है, तो जो हमारा आंसर भी होगा वो थोड़ा नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव लेके आएगा, तो पॉजिटिव आंसर तो रहेगा नहीं। तो जो जिज्ञासा है वो तो पॉजिटिव रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो होगा नहीं। सामाजिकरण भी नहीं होगा क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा है, और सुदृढ़ीकरण भी नहीं होगा। जो एक्सपोजर है, तो अगर आप ऑप्शन से भी ये आंसर निकालना चाहें तो आप ऑप्शन से को देख के भी ये जान सकते हैं कि जो सही आंसर होगा वो एक्सपोजर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चूंकि अलग अलग समूह परियोजनाओं में अपना योगदान देने की जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए परियोजना पति का परिणाम क्या होता है? अगर अलग अलग समूह परियोजना में अपना योगदान देंगे और उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए परियोजना पति का क्या परिणाम होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जब बहुत सारे लोग अपने अपने व्यूज देंगे वहां एक नाटकीय अनुभव आपको बिल्कुल मिलेगा। तो ऑप्शन में कहीं ऐसा है? बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ ड्रामेटिक एक्सपीरियंस, मतलब नाटकीय अनुभव। आपको ऐसी स्थितियों में एक नाटकीय अनुभव देखने मिलेगा, इसलिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ड्रामेटिक एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण वर्षा थोड़ी अम्लीय होती है? अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन। एसिड रेन किसे कहते हैं? जब मानसून आता है उसके बाद जो पहली बारिश होती है उसे मेनली कहा जाता है एसिड रेन। दूसरा एसिड रेन का प्रभाव ये भी होता है जब हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, तब हम जो वर्षा होती है वो बहुत सारे केमिकल्स को लेके वो वर्षा होती है, तो उसे ही हम लोग एसिड रेन के फॉर्म में बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिड रेन किस चीज के कारण होती है। अब आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी रहा है और अक्सर एग्जाम्स में आता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी हो, चाहे वो वायुमंडल के लिए हो, चाहे वो जल के लिए हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो सही नहीं मानी जाती है, इसलिए जो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन तो होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत अच्छी है हमारे मनुष्य के लिए भी, पेड़ भी हमें ऑक्सीजन ही देते हैं, तो ये एक पॉजिटिव वो है। आर्गन और नाइट्रोजन होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसी गैस है जिसके कारण अम्लीय वर्षा कंडक्ट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी वायुमंडल की किन परतों में होती है? अधिकतर आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई माउंट एवरेस्ट की हम लोग चढ़ाई करते हैं या हम एवरेस्ट में चढ़ने वाले लोगों को देखते हैं, हम जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं तापमान में कमी आती जाती है। उसका सबसे बड़ा जो आपको उदाहरण देखते मिलेगा, आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को देखिए, ये पृथ्वी सतह से ऊपर स्थित है, तो चूंकि वो ऊंचाई पर है इसलिए वहां तापमान की कमी है, इसलिए वो अधिकतर ठंडे होते हैं। तो पूछा भी यही गया है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी वायुमंडल की किन परतों में होती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है मेसोस्फीयर और क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो हमारे हिमाचल है, उत्तराखंड है, वो भी तो इन्हीं परतों में स्थित है ना। तो चूंकि वहां ठंडा एरिया है, जम्मू कश्मीर ठंडा एरिया है, क्यों? क्योंकि वो इन परतों में है, वो मेसोस्फीयर या क्षोभ मंडल में स्थित है। इस वजह से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान में कमी आती है, तो इसका सही आंसर होगा मेसोस्फीयर और क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और आसानी से मोड़ा जा सकता है? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। अधिकतर आपने देखा है कि जो प्लास्टिक का उपयोग है वो बहुत सारी चीजों में होता है, चाहे वो हम प्लेट जो आजकल हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, बॉटल्स हैं बहुत ज्यादा। तो एक प्लास्टिक का एक फॉर्म होता है पीवीसी का। पीवीसी का जो फॉर्म होता है प्लास्टिक का, वो इतना यूज में आ रहा है इस समय भारत में। हालांकि ये मैं बता दूं कि एनवायरमेंट की दृष्टि से अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसे यूज में इसलिए लाया जाता है क्योंकि वो आसानी से गर्म करने पर उसे किसी भी फॉर्म में बनाया जा सकता है। मतलब उसे मोड़ के आप बॉटल बना दो, उसे मोड़ के आप प्लेट के फॉर्म में दे दो, उसे मतलब गला के आप किसी भी रूप में ला सकते हो। इस वजह से वो सबसे ज्यादा यूज में आया जाता है। तो वो कौन सा फॉर्म है प्लास्टिक का? पीवीसी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एरिक फॉसेट और रेजिना गिल ने पॉलीथीन की खोज कब की थी? बताइए पॉलीथीन की खोज कब की गई? दो क्वेश्चन है यहाँ पे। पहली तो पॉलीथीन की खोज की किसने? तो पॉलीथीन की जो खोज है वो एरिक फॉसेट और रेजिना गिल ने की थी। पहला क्वेश्चन ये तैयार हुआ। दूसरा ये होता है कि कब की गई पॉलीथीन की खोज? तो जो पॉलीथीन की खोज है वो मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइए। जो पॉलीथीन की खोज है वो 1933 में की गई थी। और किसने की थी? एरिक फॉसेट और रेजिना गिल ने। तो ये आपको याद रखना है कि पॉलीथीन की खोज 1933 में एरिक फॉसेट और रेजिना गिल ने की थी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में समूह अधिगम के बंधन के सिद्धांतों के अनुसार समूह के आकार की सीमा क्या होनी चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये जो एक क्लास में जो स्टूडेंट का एक ग्रुपिंग, जैसे एक टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को ग्रुप में बांटता है कि एक स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया, उसको कुछ काम दे दिया, दूसरे स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया, उनको काम दे दिया, तो अधिकतर ग्रुप की सीमाएं क्या होती हैं, कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो वही पूछा है। तो जो ऑप्शन है वो है 8 to 10 स्टूडेंट्स, 4 to 6 स्टूडेंट्स, अगला है 15 से 20 और 30 से 40। अब आप मुझे बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम ग्रुप को ज्यादा बड़ा बना देंगे तो हम हर बच्चे के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो हमें ग्रुप रखना पड़ेगा वो मिनिमम रखना पड़ेगा। मिनिमम इतना भी नहीं, 1-2 का, लेकिन मीडियम जो साइज होता है वो 4 to 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप रख के उनसे हम कोई भी प्रोजेक्ट वर्क, कोई भी काम करा सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो 4 to 6 स्टूडेंट्स होगा। 4 से 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के हम उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट कार्य दे सकते हैं। हर बच्चे पे हम प्रॉपर फोकस कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किसी भी परिस्थिति में क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर हम ग्रुप बड़ा बना देंगे तो वो चीजें नहीं चलेंगी, इसलिए जो सही आंसर होगा 4 to 6 स्टूडेंट्स का होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष पद मेटा संज्ञानक दाता के अंतर्गत आता है। अब आप मुझे इसका सही आंसर बताइए कि मेटा संज्ञान दाता के अंतर्गत कौन सी चीज आती है। क्या समस्या समाधान आता है, आलोचनात्मक चिंतन आता है, मीमांसा आती है, या शरणों की संरचना आती है। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है मीमांसा, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति में संज्ञानात्मक ज्ञान को बढ़ावा देती है। अगर मुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन है किसी चीज का तो ही मैं उस चीज को संज्ञानात्मक रूप से आपके सामने रख पाऊंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ रिफ्लेक्शन। आशा करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जो भी एमसीक्यूज है उससे आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कुछ जो ऑप्शन है जो आपको नहीं पता थे वो क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हुए होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत।